रायपुर के कलचुरी 14वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में रतनपुर की कलचुरी शाखा दो भागों में विभाजित हो गई। मुख्यतः शाखा रतनपुर में राज करती रही तथा गौड़ शाखा में रायपुर में राज्य स्थापित किया। बाबू रेवाराम के इतिहास के अनुसार 15वीं सदी में रतनपुर के कलचुरी राजा जगन्नाथ सिंह के दो पुत्र, पहला वीर सिंह देव एवं दूसरा देव सिंह देव ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण वीर सिंह देव को रतनपुर की राजगद्दी मिली और उनके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी रतनपुर के राजा होते गए। इसी समय राज्य का बंटवारा कर दिया गया और छोटे भाई देव सिंह को रायपुर राज्य एवं शिवनाथ नदी का दक्षिण भाग दिया गया। किंतु रायपुर में सन 1458 और खल्लारी में विक्रम संवत 1470 के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार राय या हरि ब्रह्मदेव को रायपुर का राजा बताया गया। इन शिलालेखों तथा बाबू रेवाराव के इतिहास के अनुसार ने आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि रतनपुर के कलचुरी राजवंश में आपसी झगड़े हुए और उसी वंश का कोई भाई या चाचा लक्ष्मी देव रायपुर में जाकर बस गया था। लक्ष्मी देव का लड़का सिंहड़ हुआ जिसके शत्रुओं ने 18 गढ़ जीत लिए थे। प्रमाण में संवत 1470 के खल्लारी के शिलालेख हैं। सिंहड़ का पुत्र रामचंद्र हुआ जिसे इस शिलालेख में रायदेव कहा गया। रायदेव का पुत्र ब्रह्मदेव हुआ। इसी ब्रह्मदेव को दोनों शिलालेख में राजा ब्रह्मदेव कहा गया है। जबकि बाबू रेवाराम ने अपने इतिहास में सैन्यपति शक्ति ब्रह्मदेव राजा के शहर रायपुर रहते हैं उल्लेख किया है कि समय में संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य का कलचुरियों द्वारा पक्का बंटवारा हो गया होगा। इस तरह रायपुर शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई। इस शाखा में हुए राजा ब्रह्मदेव के दो शिलालेख, रायपुर से प्राप्त शिलालेख विक्रम संवत 1458 से 1402 और खल्लारी से प्राप्त शिलालेख संवत 1470 से 1415 ईस्वी है। खल्लारी शिलालेख में विदित होता है कि ब्रह्मदेव के पूर्वज रामचंद्र ने फड़ी नाग वंश के राजा एवं भोंगड़ी देव को पराजित किया था। उपयुक्त लेख से यह विदित होता है कि ब्रह्मदेव की राजधानी खल्लवाटिका आधुनिक खल्लारी रायपुर जिला में थी। ब्रह्मदेव के बाद राजाओं ने उत्कीर्ण लेख नहीं मिलते। केवल अंतिम राजा अमर सिंह देव का एक ताम्रपत्र विक्रम संवत 1792 में दिया गया है। इसके कुछ ही वर्षों के बाद नागपुर के मराठों के हाथों में अमर सिंह का पतन हुआ। सन 1750 में अमर सिंह से उसका राज्य छीन कर रायपुर राजिम पाटन का इलाका उसे दिया गया और 7,000 रुपये वार्षिक टकोली बांध दी गई। 1753 में राजा अमर सिंह का देहांत हो गया। उस समय उसका पुत्र शिवराज सिंह एवं अंतिम कलचुरी नरेश रायपुर शाखा एवं तीर्थ यात्रा पर था। अंततः उपयुक्त इलाके भी उसके लौटने के पहले जब्त कर लिए गए। भीमाजी भोसले के समय महासमुंद तहसील में स्थित बाड़गांव क्षेत्र शिवराज सिंह को माफी में दे दिया गया और यह भी अधिकार दिया गया कि वह जिले के प्रत्येक गांव में 1-1 रुपये परवरिश के रूप में वसूल कर लिया करे। यह व्यवस्था सन 1882 में चालू रही। तत्पश्चात शिवराज सिंह के पुत्र रघुनाथ सिंह का प्रति गांव 1 रुपया के बदले मुरैना, नांदगांव और भालेसर ग्राम उसके जीवन निर्वाह के लिए माफी में दे दिया गया।
उधर बिंबाजी ने रतनपुर के अंतिम राजा रघुनाथ सिंह के लिए भी यही व्यवस्था की थी। इस प्रकार हरवंशियों ने रतनपुर एवं रायपुरी शाखा अंत एक ही स्तर पर हो गया और छत्तीसगढ़ में मराठों का एक राज्य स्थापित हो गया। रायपुर के कलचुरी राजाओं के कार्यकाल में रायपुर नगर का विकास हुआ। यहाँ पर अनेक तालाब बनवाए गए। बूढ़ा तालाब के समीप किला बनवाया गया। श्री रामचंद्र जी के मंदिर का विकास किया, अर्थात श्री दूधाधारी मठ का क्षेत्र को तालाब एवं उद्यान के माध्यम से दर्शनीय बनाया गया। रतनपुर एवं रायपुर के कलचुरी राजाओं के कार्यकाल में 18 गढ़ रतनपुर राज्य के एवं 18 गढ़ रायपुर राज्य का विकास हुआ। अनेक जमींदारियों अपने अपने क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर थी। छत्तीसगढ़ सदियों में एक शांत प्रिय क्षेत्र रहा। यहाँ पर बाह्य आक्रमण भी बहुत कम हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों के तथा जहांगीर पुत्र परवेज के रतनपुर आगमन की चर्चा होती है। वह भी प्रसंग वंश अर्थात दक्षिण का उत्कल जाते समय मार्ग में पड़ने के कारण प्रथम बार दिल्ली के प्रभाव में छत्तीसगढ़ उस समय आया जब गोंडवाना की रानी दुर्गावती की वीरतापूर्वक संघर्ष के बाद उनकी मृत्यु के बाद गोंडवाना का मुगलों का प्रभाव कायम हुआ। छत्तीसगढ़ सीमा स्थित होने के कारण राजा कल्याण साय को दिल्ली कुछ वर्षों के लिए कर देना पड़ा। सरगुजा में कभी कभी मुस्लिम सेना हाथी पकड़ने के नाम से आती रही। इन प्रसंगों को यदि अलग कर दे तो कभी भी प्रत्यक्ष शासन छत्तीसगढ़ में सल्तनत कालीन एवं मुगल कालीन शासकों का नहीं रहा। छत्तीसगढ़ का इतिहास वस्तुत प्राचीन एवं अर्वाचीन प्रशासनिक व्यवस्था से ही प्रभावित होता रहा। मध्यकालीन मुस्लिम सत्ता की प्रशासनिक व्यवस्था से भी यह क्षेत्र प्रभावित रहा। छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां एक ही राजवंश ने दीर्घकाल तक शासन किया। यहाँ की प्राकृतिक संरचना ने भी इसे सुरक्षित रखने के कवच दस कार्य किया। यही कारण है कि यहाँ की संस्कृति चित्रकला महानदी के अविरल प्रवाह के तहत समर्थित एवं गतिमान रही। कलचुरी युगीन छत्तीसगढ़ की सामाजिक संस्कृति एवं आर्थिक दशा। सामाजिक दशा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का मत है कि छत्तीसगढ़ केवल छत्तीसगढ़ दुर्गों का ही मिलन स्थल नहीं है, अपितु 36 जातियों का भी मिलन स्थल है। एन.ई. नेल्सन के अनुसार इस क्षेत्र के निवासियों को 3 वर्गों में बांटा गया: आर्य, निषाद और द्रविड़। छत्तीसगढ़ के आर्य उत्तर भारत से जबलपुर मंडला के मार्ग से आए। डॉक्टर राजबली पांडे का कथन है कि निषाद जाति के लोग विंध्याचल एवं उसके दक्षिण पूर्व भाग के मौलिक निवासी है। छत्तीसगढ़ के द्रविड़ों की जन्मभूमि दक्षिण पश्चिम भारत है। इस क्षेत्र में द्रविड़ आदिवासियों में गोंड, परजा, उराव आदि आते हैं।